चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र में। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयाला ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल राज्य और उसके पड़ोसी। यह उरैयूर, मदुरई, पांड्यन, तंजावुर, गंगई कोट, चोलपुरम, गंगावादी चोल कोच्चि, नीलामवादी वनवासी, काकती, विंगी, दक्षिण कलिंग। इसमें क्या है, कौन कौन सी नदियाँ बहती? तुंगभद्रा है, पेन्नार है, कावेरी है। ऊपर और दिया है चालुक्य, विक्रमादित्य, सिक्स के अंतर्गत कल्याणी, कदम, बादामी, यादव, देवगिरी से क्षेत्र हो गई है। महानदी इधर से निकल रहा है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। विजयाला के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तक तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। क्षेत्रफल और शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्र पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। ये क्या है? गंगई कोड चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से कम से पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी दिखाएं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। हमारे अतीत ये दिया है। चोलकालीन मूर्ति जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थीं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुआ। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार अपनी उलझती हैं, जिसमें किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराई जाती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर की
आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक कई क्षेत्रों में एक साल में दो फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया, इस पर गौर कीजिए। ये देखो, पत्थर से बनाया गया है, पत्थर और चीनी हथौड़ी का प्रयोग करके। ये है 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों की व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। राज्य शासन का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेत के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकारों की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अरियार प्रधान जैसी उपाधियां दी और इन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। तो इसमें क्या जो किसानों की बस्तियां होती है उर कहलाता है और गांव के समूह को नाडु कहा जाता है। नाडु एक ग्राम परिषद है जो न्याय करने के लिए काम आता था। इसी प्रकार और दिया है अरैयार, मतलब जो प्रधान होता है इसको अरैयार। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमट्टकल्ली, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदे प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करते थे। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यों के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था।
अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामले की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम से एक उद्धरण। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे की कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। बारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थी जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पऊ फटने से पहले तगड़े पुल्लियार मतलब पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बाग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये भी एक सिंपल सा है, इसको देखा जाए तो इसमें क्या बताए गए हैं। उड़ीर की जो सरहदों हैं उसके जो घास फूस की छाजनों मतलब छत बनी होती थी, छोटी मोटी झोपड़ियाँ जिसे कहते हैं, और वहाँ के लोग चमड़े की पट्टियों की झोपड़ियों के मुर्गा मुर्गियाँ पाला करते थे। जो बच्चे होते थे वे काले रंग के काले लोहे की कंगन पहने हुए थे और लोग पेड़ की छाया में मजदूरनी अपने बच्चे को सुलाकर काम किया करते थे और जिनकी शाखाओं पर नगाड़ा लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बच्चे छोटे गड्ढों में सिरों वाले से दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ और धान कुटती हुई जो महिलाएं होती थी उनकी आवाज़ बच्चों को प्रिय लगता था या सुनाई देता था। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? कल्पना कीजिए आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं। कुछ आप देख और सुन रहे हैं उसका वर्णन कीजिए। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, बंगाल चोर। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से हैं? यही है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, चोल। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? चाहमानों के नियंत्रण के में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? बीज शब्द हैं सामंत, मंदिर, नाडु सभा।